कैसे हो? सब चीज ठीक ठाक है ना? अरे ओ बाबू मोशाय, पिछले वीडियो में क्या देखा था रे हुजूर? पिछले वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट का डिफिनेशन देखे थे, इफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवली देखे थे, मैनेजमेंट का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, और अंत में हुजूर हम लोग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव देखे थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, यानी कि मैनेजमेंट हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, ज़रूरी क्यों होता है। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो हैं हिंदी के और इंग्लिश दोनों मिला करके बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे मैनेजमेंट जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैनेजमेंट हम लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें लिखे हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों का ग्रुप गोल को अचीव करने में मदद करता है, ठीक है ना। हिंदी में अगर बात किया जाए तो प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। एक मैनेजमेंट जो होता है ना वो हम लोगों को पर्सनली खास करके एक ग्रुप मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, एक ग्रुप गोल बनाता है, उसके बाद ग्रुप गोल में बनाता है, हम लोग को उसको अचीव करते हैं। मैनेजमेंट में जब भी लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे तो उनका उद्देश्य को अचीव करना ही जरूरी होता है। हम मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, ग्रुप में जो गोल बना था उसको अचीव करने में मदद करता है, इसलिए मैनेजमेंट जरूरी होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रिपीट कर रहे हैं, मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप गोल को सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है, इसीलिए प्रबंध हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह बात याद रहेगा। प्रबंध जो है, प्रबंध देखिए इसमें लिखता है प्रबंध की आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं बल्कि संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। प्रबंध का आवश्यकता प्रबंध के लिए नहीं, सिर्फ प्रबंध के लिए नहीं बल्कि प्रबंध के संगठन के उद्देश्य, यानी कि उसका जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए होता है। प्रबंध का कार्य संगठन के कुल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न को समान दिशा देना है ना। यानी कि अगर इंग्लिश में यही बात को रिपीट किया जाए तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव ए कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स in achieving the overall goal of the organization. अब पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इफिशियंसी। मैनेजमेंट जो है वह इफिशियंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। इफिशियंसी क्या होता है वो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, अगर जो नहीं देखे हैं वो प्लीज एक बार पीछे वाला वीडियो देख लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। इफिशियंसी का मतलब होता है कम खर्च में ज्यादा लाभ देना, कम खर्च में ज्यादा लाभ देना इफिशियंसी कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हमने एक एग्जांपल भी डील किया था कि रहीम जो है वह 20,000 इनपुट बनाता है एक दिन में, और एक राम था 10,000 इनपुट बनाता है 2 दिन में। तो इस दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा था कि राम ने भी काम को पूरा किया इसलिए वो इफेक्टिवली था, लेकिन रहीम ने काम किया और वह समय के अंदर पहले ही काम किया और उसने रिसोर्स को ज्यादा दिया, उसने जो है आउटपुट ज्यादा किया है, प्रोडक्शन ज्यादा किया है, इसीलिए वह इफिशियंसी है, ठीक। उसी तरह से मैनेजमेंट जो है वह कम खर्च में ज्यादा लाभ देने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं आसान सी भाषा में कि मैनेजमेंट का काम जो है मैनेजमेंट जो है वह इफिशियंसी होता है, कम खर्च में ज्यादा लाभ देता है, इसीलिए मैनेजमेंट
का होना जरूरी है। मैनेजमेंट महत्व रखता है क्योंकि वह कम खर्च में ज्यादा आमदनी देता है। अगर किताबी भाषा की ओर चला जाए तो हमारे NCERT बुक में लिखे हुए है द एम ऑफ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर इसी बात को अगर चला जाए तो प्रबंध क्षमता में वृद्धि बढ़ाता है, तो प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है ना। इसके बारे में क्या बोला जाता है? प्रबंध का लक्ष्य संगठन की क्रियाओं के श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निदेशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण के माध्यम से लागत को कम करना और उत्पादकता को बढ़ाना है। ध्यान से देखिए, लागत को कम करना यानी कि कम खर्च में उत्पादकता को बढ़ाना है, यानी कि प्रोडक्शन को ज्यादा करना है। ये हो गए मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस नंबर 2। मैनेजमेंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। कोई दिक्कत? अरे दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स किसके लिए है? आप लोग के लिए है ना। जल्दी से फटाक से कमेंट मारिए। और वैसे भी हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। कोई प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, आप वहां से भी लिंक से हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में आकर के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसमें कहता है कि मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, कैरेक्टरिस्टिक जब भी हम लोग पढ़े थे तो उसमें डायनेमिक का बात भी किया था। डायनामिक का मतलब होता है अपने आप को जरूरतों के अनुसार बदल देना। यो बाबू मोशा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रे जी हुजूर, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से पूछ लिया जाएगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैनेजमेंट जो है वह अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। मैनेजमेंट क्या करता है? अपने आप को समय के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। ठीक है ना, यह होता है मैनेजमेंट का काम। कहता है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन इन एनवायरनमेंट विच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी कि हमारे पर्यावरण में तो परिवर्तन होते ही रहता है। इट इज जनरली सीन दैट individual in an organization resist change as it often means moving from familiar secure environment into a newer and more challenging one। कहता है कि हर बार कुछ न कुछ नया चैलेंज होता है। इस बार कोरोना वायरस से हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, है ना। अपने आप को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम लोग अपने आप को ढाल लिए हैं। ये हमारा क्या हुआ? हम लोग कर सकते, हम लोग भी डायनामिक फंक्शन काम कर रहे हैं, डायनामिक कर रहे हैं, अपने आप को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट भी डायनामिक होता है। हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार होता है। किसी को कोई दिक्कत हिंदी में चला जाता है उसी को, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रबंध जो होता है वह संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। इसके बारे में लिखवा देते हैं, लिखते जाइएगा। जो पॉइंट अभी बोल रहे हैं उसको लिखिए, कॉपी में एक नोट बनाइए। प्रत्येक संगठन का प्रबंध निरंतर बदलते रहता है पर्यावरण के अनुसार। सामान्यतः देखा गया है कि किसी भी संगठन में कार्यरत लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। उसमें देखिए, जो भी अगर एम्प्लॉय है वो तो कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट कॉमर्स के स्टूडेंट बोलते हैं सर हमसे न हो पाएगा। तो टीचर क्या करते हैं? करो बेटा, मेहनत करो, जरूर होगा। वहां पर भी विरोधी होते हैं। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं हमसे ना हो पाएगा, तो उनके जो बॉस होते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, इसीलिए वो उन लोगों को कमांड करते हैं। ठीक है ना, विरोध करते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है परिचित सुरक्षित पर्यावरण से नवीन एवं अधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरण की ओर जाना। वे लोग जानते हैं कि बहुत कठिन है, ये है वो है ना। प्रबंध लोगों को इस परिवर्तनों को अपनाने में सहायक होता है।
देखिए मैनेजमेंट क्या करता है, करो बेटा, करो करो करो, सफलता मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। किसी को बोलिए, अब किसी को किसी भी प्रकार का किसी भी समय कोई संदेह है, अगर हो तो आप बोलिए, मैं उसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूँ सब कोई समझ में आ रहा होगा, सब कोई समझ रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 कहता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से देख रहे हो ना, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट जो है वह पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। इसके बारे में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले में पढ़ चुके थे ना। एक बार फिर से देख लेते हैं कि मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है। देखिए मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, अपने टीम को लीड करता है। मैनेजर अपने टीम को लीड करता है कि बाबू देखो बात है ऐसा कि तुम जो भी काम करो सबका तो एक लक्ष्य होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी एक लक्ष्य है, तुम्हारा भी अपना एक लक्ष्य होगा, तो तुमको अपना ऑर्गेनाइजेशन को लक्ष्य को प्राप्त करते हुए तुम अपना लक्ष्य भी प्राप्त करो। ऐसे करने में मदद करता है। मैनेजर जो है उन लोगों को प्रोत्साहन करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है कि देखो बाबू तुम जो है अपना और लक्ष्य को भी भेदो। जैसे कि एज फॉर बेस्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल कि एक बच्चा था जिसके पास पैसा का कमी था, वो पढ़ना चाहता था, बड़े बड़े शहरों में गया पढ़ने के लिए, लेकिन उसके पास पैसा न होने की वजह से थोड़ा सा समस्या मिला। सौभाग्य उसका यह रहा कि एक नवयुवक व्यक्ति उसके पास आते हैं, उसका दर्द को समझते हैं और कहते हैं कि देखो बाबू हम जो हैं फिल्म स्टाइल में कि देखो तुम एक रास्ता है तुम्हारे पास, तुम दिन भर हमारे यहाँ काम करो, रात को तुम पढ़ाई करो, पैसा हम तुमको दे देंगे। तो देखिए वो क्या किए, अपना काम निकलवाए। वो जो नवयुवक थे अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था उसको अचीव करने में मदद किए। साथ ही साथ उस बच्चे का पढ़ाई करना भी एक गोल था, पर्सनली गोल था। उससे वो व्यक्ति जो है पर्सनली अपना भी गोल बच्चा जो है पूरा अचीव कर पा रहा है ना। तो वहां पर नवयुवक क्या किए, उसको उस बच्चे को एक रास्ता दिखाए, प्रेरणा दिए। तो वही बात बोलता है कि मैनेजर जो होता है एक मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉय को कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते के साथ आप अपना भी गोल अचीव करो। किताबी भाषा की ओर अगर चला जाए नोट्स लिखने के लिए, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फंक्शन in an environment which is constantly changing. It is generally seen that individuals in an organization resist change, as it often means moving from familiar, secure environment into newer and more challenging one. सॉरी ये तो हम पहले वाला ही पॉइंट नंबर 3 वाला ही बोल दिए थे, माफ कीजिएगा, ये पॉइंट नंबर 3 वाला ही था। पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग क्या चले थे, मैनेजर मोटिवेट एंड लीड्स हिज टीम इन सच ए मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो बाबू यही बात तो हम भी बोले थे ना कि प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रबंध जो है अपनी टीम को इस प्रकार प्रबंधक अपनी टीम को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है एवं उसका नेतृत्व करता है कि प्रत्येक सदस्य संगठन के कुल उद्देश्यों में योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्य को भी प्राप्त करे। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 5। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट जो होता है वह समाज के विकास में सहायक होता है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम लोग समझते हैं। अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़े योगदान दे रहे हैं हमारे पुलिस। हमारे यहाँ का जो पुलिस है लगभग हर एक शहर का गली सड़क पर पुलिस तैनात है, सैनिक तैनात है, पुलिस तैनात है।
ताकि उनका कोशिश यह है कि कोई भी अपने घरों से बाहर बेमतलब का ना निकले। अब निकलिएगा आपका ही नुकसान होगा। कोरोना वायरस जिसकी वजह से समाज खराब हो सकता है ना। इसीलिए यहाँ पर पुलिस लोग क्या कर रहे हैं, समाज का विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट जो है समाज का विकास के लिए काम करता है। इसीलिए मैनेजमेंट जो है जरूरी होता है। मैनेजमेंट महत्व रखता है क्योंकि मैनेजमेंट समाज के भलाई के लिए काम करता है। कोई दिक्कत अगर किताबी भाषा पर चला जाए तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इसके अंदर जो है एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स दैट कंस्टिट्यूट इट। इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग ऑल दिस मैनेजमेंट हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन management helps in the development of the organization and through that it helps in development of society। उसी की वजह से सोसाइटी में मदद करता है। हिंदी में भी लिख लीजिएगा, प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। इसके अंदर संगठन बहुउद्देशीय होता है जो इसके विभिन्न घटकों के उद्देश्यों को पूरा करता है। इन सब को पूरा करने की प्रक्रिया में प्रबंध संगठन के विकास में सहायक होता है तथा इसके माध्यम से समाज के विकास में सहायक होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलेंगे मैनेजमेंट का नेचर। मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है, ठीक है। इसमें हम लोग को 3 चीज जानना है, 3 वस्तुएं हम लोग को जानना है। पहला, क्या मैनेजमेंट जो है साइंस की तरह होता है, क्या मैनेजमेंट आर्ट्स की तरह होता है, या फिर क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह होता है। साइंस, आर्ट्स, प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम इसमें साइंस के बारे में जानेंगे, आर्ट्स के बारे में जानेंगे और प्रोफेशन के बारे में जानेंगे। तुलना तभी किया जा सकता है जब मैनेजमेंट के फंक्शन भी जानेंगे, जब मैनेजमेंट का फंक्शन भी जानेंगे, फीचर जानेंगे, खासियत जानेंगे और साथ ही साथ साइंस का फीचर भी जानेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर मैनेजमेंट का फीचर साइंस का फीचर के साथ मैच कर जाता है, अगर मैनेजमेंट का फीचर लक्षण, जिसको हिंदी में बोला जाता है, साइंस के लक्षण के साथ मैच कर जाएगा, टैली करेगा, तो हम यह कह सकते हैं मैनेजमेंट इज एज साइंस। मैनेजमेंट साइंस है। और अगर आधा मैच करेगा या कुछ 50% मैच करेंगे तो हम यह कह सकते हैं पार्शियली है, अर्ध साइंस है, आधा साइंस है, पूरा साइंस नहीं है। पूरा मैच करेगा तो कहेंगे पूरा साइंस है, आधा मैच करेगा तो हम लोग कहेंगे कि आधा साइंस है। ठीक उसी तरह से आर्ट्स के साथ भी कंपेयर करेंगे, प्रोफेशन के साथ भी कंपेयर करेंगे। अगर पूरे के पूरे मैनेजमेंट का फीचर और साइंस का फीचर मैच करेगा तो हम कहेंगे प्योर साइंस है, आधा मैच करेगा पार्शियल साइंस है, अगर नहीं मैच करेगा तो साइंस नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आर्ट्स से पूरा मैच करता है तो प्योर आर्ट्स है, अगर आधा मैच करेगा तो पार्शियल आर्ट्स है, और अगर नहीं मैच करेगा तो मैनेजमेंट आर्ट्स नहीं है। सिमिलरली उसी तरह से मैनेजमेंट का फीचर को हम लोग प्रोफेशन का फीचर के साथ तुलना करेंगे। अगर पूरा मैच कर जाता है, मैनेजमेंट का पूरा फीचर प्रोफेशन के पूरे फीचर के साथ मैच करेंगे तो हम यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है पूर्ण रूप से प्योर प्रोफेशन है। अगर नहीं मैच करेगा तो हम लोग आधा मैच करेगा तो हम कहेंगे पार्शियली प्रोफेशन है, और अगर नहीं मैच करेगा तो हम कहेंगे कि यह नहीं है। हाँ, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी पर हमेशा ही फोकस करिएगा। मेजॉरिटी उसका लक्षण क्या है, फीचर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
कभी कभी होता है कि अगर 100 व्यक्ति में से एक व्यक्ति ना बोले दे तो उससे क्या फायदा पड़ता है, 99 तो बोल रहा है तो उसको मेजोरिटी मैच कर रहा है कहेंगे। और अगर लगभग 50% हो सकता है 100 में से 52 कहे कि हाँ है, तो हम उसको पार्शियली मान सकते हैं, पार्शियली है, एग्जैक्टली हम लोग को नहीं देखना है, पार्शियली है, ठीक है। और अगर वो आधा पूरा मिलता है नहीं मिलता है, आपको बात समझ में आ रहा होगा। देखिए जो अभी कंपेयरिंग किया जा रहा है वो करंट के अनुसार, अभी के अनुसार किया जा रहा है। इन फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, अगर होगा कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो मैच करते होंगे, नहीं भी करते होंगे, और इन फ्यूचर मैच करे या ना करे वो फ्यूचर की बात है। अगर करंट में अगर मैच करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वह है। इसको समझने के लिए आप क्या करिएगा, एक मैनेजमेंट का फीचर अलग लिख लीजिएगा और ये साइंस का फीचर, आर्ट्स का फीचर, प्रोफेशन का फीचर अलग रख लीजिएगा। फिर देखिएगा क्या मैनेजमेंट का पहला फीचर आर्ट्स वाले पहला फीचर से मैच किया, क्या मैनेजमेंट का दूसरा फीचर आर्ट्स वाले के दूसरे फीचर से मैच किया, क्या मैनेजमेंट का तीसरा फीचर आर्ट्स का तीसरा फीचर के साथ मैच किया। ठीक उसी तरह से क्या मैनेजमेंट का सारा फीचर जो है साइंस वाले के साथ फीचर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रोफेशन वाले से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमको तुलना करना है। अगर मेजॉरिटी ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर है, अगर पूरे के पूरे मैच करेंगे तो कह सकते हैं कि ये प्योर है, अगर आधा मैच करेगा तो पार्शियल है, और अगर नहीं मैच करेगा तो नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए अब सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट के रूप में देखा जा सकता है? क्या प्रबंध एक कला के रूप में देखा जा सकता है? तो इसका तुलना करने के लिए हमको चाहिए पहले आर्ट्स के बारे में जानना। क्यों हम लोग मैनेजमेंट के बारे में तो जानते हैं, मैनेजमेंट का डेफिनेशन जानते हैं, आर्ट्स का डेफिनेशन भी जानना पड़ेगा, मैनेजमेंट का फीचर जानना पड़ेगा, आर्ट्स का फीचर जानना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग कह सकते हैं क्या मैनेजमेंट जो है वो है कि नहीं है, मैनेजमेंट आर्ट्स है कि नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, सॉरी आर्ट्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो कहता है कि an art is the skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired result. It can be acquired through study, observation and experience. Since art is concerned with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principle learned. अगर हिंदी में बात किया जाए तो कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। अब क्योंकि कला का संबंध ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से है, इसलिए अध्ययन के लिए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता और रचनात्मक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। एक आर्ट जो है एक स्किल होता है, आर्ट एक स्किल है जो क्या करता है, अपने स्किल से, नॉलेज से किसी को कुछ प्राप्त करने का, एक सक्सेसफुली प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अब चलते हैं आर्ट्स का फीचर के बारे में। आर्ट्स का फीचर में सबसे पहला आता है एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि सैद्धांतिक ज्ञान का होना। सैद्धांतिक ज्ञान का होना भी चाहिए। इसके अंदर आता है एन आर्ट purposes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of arts. For example, literature on dancing, public speaking, acting or music is widely recognized. अगर हिंदी में इसी को बोला जाए तो सैद्धांतिक ज्ञान का होना, ये टॉपिक हुआ। इसके अंदर
कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से हैं। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त है। उदाहरण के लिए नृत्य, जन संबोधन, भाषण, कला अथवा संगीत पर साहित्य सर्वमान्य है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। कहता है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ज्ञान ऐसे थे जो पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद हैं। उस पर काफ़ी बार थ्योरेटिकल उस पर प्रैक्टिस भी किया गया था। जैसे कि बोलता है कि डांस हम लोग को या राजा महाराजाओं के समय भी डांस होता था। ये तो मूवी देखते थे, अगर हम लोग मूवी देखते हैं तो उसमें भी पहले राजा महाराजा के समय भी नर्तक भी होती थी, डांसर होती थी और अभी भी डांसर होती है ना। तो कहा जाता है कि आर्ट्स में थ्योरेटिकल नॉलेज का होना चाहिए, यानी कि एक ज्ञान का होना चाहिए, सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, फिर देखते हैं उसके बाद फिर हम आर्ट्स का जितना भी फंक्शंस होंगे फिर उसके बाद मैनेजमेंट का फंक्शन से कंपेयर करेंगे। पॉइंट नंबर 2, फीचर नंबर 2, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। कहता है कि द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर is very personalized concept। मैनेजमेंट में आर्ट्स में पर्सनल एप्लीकेशन एक पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू डांसर, टू स्पीकर, टू एक्टर या फिर टू राइटर विल ऑलवेज डिफरेंट इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। अगर हिंदी में बात किया जाए तो व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, इस मूलभूत ज्ञान का उपयोग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कला इसलिए अत्यंत व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए दो नर्तक, दो वक्ता, दो कलाकार या दो लेखकों की अपनी कला का प्रदर्शन में भिन्नता होगी। कहने का मतलब पर्सनल एप्लीकेशन के अंदर क्या होंगे, दो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, दो डांसर हो, दो सिंगर हो, दो स्पीचर हो, स्पीच देने वाले हो, जो भी होंगे, क्या सभी का सोच एक जैसा होगा? क्या दोनों डांसर एक जैसे डांस कर सकती है? क्या दोनों स्पीकर एक जैसे बोल सकते हैं? क्या दोनों एक्टर एक जैसे एक्ट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है पर्सनली एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई होता है, कुछ न कुछ तो भिन्नता होंगे। हो सकता है कोई हाथ इस तरह से हिलाए तो कोई हाथ इधर से हिलाए, कोई डांस ऐसे करे तो कोई डांस वैसे करे, कोई स्पीकर जो है कुछ ये अपने स्टाइल में बोले तो कोई स्पीकर अपने स्टाइल में बोले। जैसे कि मेरा अपना स्टाइल सॉरी, आप भी सुने होंगे कि बार बार सॉरी शब्द का उपयोग करते हैं, है ना। तो हर एक स्पीकर और हर एक व्यक्ति जो होता है उसका अपना एक्सप्रेशन होता है, अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। ये ऐसी बातें जो है वह जो है पर्सनल एप्लीकेशन के अंदर आती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, जो लास्ट पॉइंट है फीचर ऑफ आर्ट्स का, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। टॉपिक का नाम है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसके अंदर सुन लीजिए, ऑल आर्ट्स इज प्रैक्टिकल। आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एक्सिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। वी नो दैट all music is based on 7 basic notes. However, what makes the composition of a musician unique or different is his use of these notes in a creative manner that is entirely his own interpretation. अगर हिंदी में बात किया जाए तो व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित। इसके अंदर सभी कला व्यवहारिक होती है। कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। यह जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट अथवा भिन्न होती है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि
इन सुरों का किस प्रकार से संगीत सृजन में उपयोग किया गया है, जो इसको अपने व्याख्या देता है। तो देखते हैं, कहता है कि मैं आर्ट्स का जो फीचर नंबर 3 है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 में कि कुछ ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान पहले से ही है, तो सैद्धांतिक ज्ञान को प्रैक्टिकली चेंज करना, सैद्धांतिक ज्ञान को प्रैक्टिकली चेंज करना ही आर्ट कहलाता है। आर्ट क्या होता है? अपना क्रिएटिविटी उसमें ऐड करता है। कला जो है अपना रचनात्मक व्यंग को उसमें जोड़ता है। जैसे कि हाँ, अभी एग्जांपल देखे थे, एक गाना जो होता है, कंपोजिशन होता है, 7 सुरों का होता है, लेकिन कुछ हर एक गायक जो होता है एक प्रकार का नहीं होता है, अपना अपना क्रिएटिविटी को उसमें ऐड करता है, अपना अपना प्रैक्टिस को ऐड करता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग मैनेजमेंट का फीचर्स देखेंगे। एक ध्यान से सुनिए, मैनेजमेंट का फीचर भी 3 ही होते हैं। मुख्यतः मैनेजमेंट का फीचर 3 ही हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का फीचर नंबर 1, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें कहता है कि मैनेजमेंट भी सैद्धांतिक होते हैं, मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल होता है, वो भी पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। जैसे आर्ट्स में एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज था, ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट में भी एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं। यानी कि इससे हमको कंक्लूजन यह निकला कि पॉइंट नंबर 1 फीचर ऑफ आर्ट्स था, जो पॉइंट नंबर 1 ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फीचर से मैच किया। मैं आर्ट्स का पहला पॉइंट मैनेजमेंट का पहला पॉइंट से मैच किया। एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट्स में भी होती है और एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी होता है। पॉइंट नंबर 1 मैच किया। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन होते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एप्लीकेशन होता है। हर एक 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। हर एक 2 एम्प्लॉई जो होंगे, 2 कार्यरत व्यक्ति जो होंगे, एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि पहला व्यक्ति का काम कुछ और होता होगा, कुछ और अलग तरीके से करता होगा, दूसरा व्यक्ति कुछ अलग तरीके से करता होगा। यानी कि अगर बात किया जाए तो मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 2 पर्सनल एप्लीकेशन भी फीचर ऑफ आर्ट्स का पॉइंट नंबर 2 से मैच करता है। साधारण सी भाषा में फिर से बोल दूं कि आर्ट्स का पॉइंट नंबर 2 जो था पर्सनल एप्लीकेशन, मैनेजमेंट का फीचर का पॉइंट नंबर 2 पर्सनल एप्लीकेशन से मैच किया। 2 पॉइंट मैच किया, कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसमें देखते हैं, कहता है कि मैनेजमेंट में हर एक एम्प्लॉय जो भी उन लोगों को सिखाया जाता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, उस पर प्रैक्टिकली करते हैं, अपना रचनात्मक व्यंग इसमें लगाते हैं, अपना तरीका काम करने का तौर तरीका को इसमें ऐड करते हैं ताकि किस तरह से ये काम को कर सके। यानी कि मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 3 बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आर्ट्स के फीचर का पॉइंट नंबर 3 से मैच किया। यानी कि अगर हम बोला जाए तो आर्ट्स का तीनों फीचर मैनेजमेंट का तीनों फीचर से मैच करता है। इसका मतलब हम लोग का कंक्लूजन यह निकलता है कि मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट्स कह सकते हैं। मेजॉरिटी ज़्यादा है, वोटिंग किया जाए तो पॉइंट नंबर 1 आर्ट्स का पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 1 से मैच किया, आर्ट्स का पॉइंट नंबर 2 मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 2 से भी मैच किया।
आर्ट्स का पॉइंट नंबर 3 मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 3 से भी मैच किया, यानी कि सारे आर्ट्स का फीचर्स जो है मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऐसे आर्ट, मैनेजमेंट जो है वह आर्ट है। अब हम लोग मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर करेंगे। क्या मैनेजमेंट साइंस है? इसको जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा साइंस होता क्या है, साइंस के फीचर्स क्या हैं। मैनेजमेंट का फीचर तो हम लोग जानते ही हैं, मैनेजमेंट क्या होता है जानते ही हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आर्ट्स के साथ किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। साइंस के सारे फीचर्स को मैनेजमेंट के सारे फीचर्स से कंपेयर करेंगे। अगर तीनों का तीनों फीचर मैच करेगा तो हम यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है। अगर एक या दो, अगर दो मैच करेगा तो पार्शियली, एक मैच करेगा उसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस होता क्या है। ठीक है, साइंस होता क्या है, विज्ञान क्या है। लगभग 10th क्लास तक सब कोई साइंस के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, है ना। कहता है कि विज्ञान जो है वो क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। अब बताइए थोड़ा सा कुछ आइडिया। एक मिनट। प्रबंधक एक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, किसी सामान्य सत्य अथवा सामान्य सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। ठीक है, कहता है कि साइंस जो है एक सिस्टमाइज्ड है, एक क्रमबद्ध है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू बोलने का मतलब एक सिस्टम से चलता है। जैसे कि एक गिनती जो होता है 1 2 3 4 एक सिस्टम है ना। हम ऐसे नहीं बोल सकते 1 5 4 2 3, इस तरह से नहीं बोल सकते। हमेशा जब भी बोलेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि एक सिस्टमाइज्ड है। साइंस एक सिस्टमाइज्ड है, ज्ञान का एक सिस्टमाइज्ड है। ठीक है, जो जनरल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है। बाबू मोसाई ऐसा नहीं है, आप जो बोले जो सच है, हमने बोला वही बात को तो गलत साबित कर दिया जाएगा, वह वैसा नहीं होता है। सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है विज्ञान। ठीक है, जनरल उसमें लॉ होते हैं, नियम होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत। अब देखते हैं साइंस का फीचर्स क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, या तो फिर एक्सिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दोनों का मतलब वही होता है। कहता है कि साइंस जो है एक सिस्टमाइज्ड है, ज्ञान का प्रसार है। वो कहता है किसी भी संबंध को बताने के लिए महत्वपूर्ण रखता है। जैसे कि एक साइंस में हम लोग 10th क्लास तक सब कोई पढ़ा था लॉ, अगर सेब को ऊपर की ओर या कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह हमेशा नीचे की ओर गिरता है। सेब को जब भी या कोई भी वस्तु को जब भी ऊपर की ओर फेंका जाएगा वह हमेशा नीचे की ओर गिरेगा। यह बात जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी में हम लोग पढ़े होंगे, है ना। सब कोई पढ़े हैं। क्रमबद्ध ज्ञान समूह, जब विज्ञान में ज्ञान का एक क्रमबद्ध समूह होता है, सिद्धांत होता है और परिणाम जो होता है वो पहले से ही फिक्स होता है ना। कहता है कि अगर एक कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरेगा, है ना। यह जो है घटना जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जन्म देता है। कोई दिक्कत? यानी कि इसके बारे में नॉलेज पहले से प्रीडिफाइंड थे, थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में पहले से ही डिफाइन किया गया है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यानी कि हम एक्सपेरिमेंट, जब एक बार कोई घटना घट जाता है उस घटना को बार बार रिपीट किया जाता है,
उस घटना को बार बार रिपीट किया जाता है, वह एक्सपेरिमेंट बन जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। यानी कि हिंदी में परीक्षण पर आधारित सिद्धांत होता है। कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर नियंत्रण परिस्थिति में बार बार परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है। यह प्रीडिफाइंड होता है। कोई दिक्कत बार बार यानी कि उसको हम लोग करते हैं, बार बार अपना क्रिएटिविटी उसमें ऐड करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस उसमें किया जाता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस हम लोग कह सकते हैं कि वह जो है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस बार बार किया जाता है, एक्सपेरिमेंट बार बार किया जाता है। कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। साइंस का फीचर नंबर 3 यूनिवर्सल वैलिडिटी। कहता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। सिद्धांत जो इसका होता है वह यूनिवर्सल होता है, व्यापक होता है। कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत वैधता एवं उपयोग के लिए सार्वभौमिक होते हैं। इट मीन्स अगर हमारे भारत देश में कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो नीचे गिरता है, तो क्या हम अपने भारत देश से जब बाहर निकले या कोई लंदन, चलिए लंदन जाते हैं, वहाँ सेब को या कोई भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो क्या वो ऊपर रहेगा? वो तो भी तो नीचे गिरेगा। यानी कि इट मीन्स सभी जगह नियम सेम ही हैं। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाइए आप, देश का कोई भी कोना चले जाइए, सभी जगह परिवर्तन नहीं होंगे, कहीं भी परिवर्तन नहीं होंगे, सभी जगह सेम ही रहेंगे। सभी जगह पृथ्वी पर कोई भी कोना पर अगर कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकिएगा तो हमेशा नीचे की ओर ही गिरेगा, है ना। अगर बात किया जाए भारत में गाय का दूध सफ़ेद है तो क्या भारत के बाहर अगर गाय मिलता है तो इसका दूध काला होगा, दूसरा कलर का होगा? नहीं होगा, सभी जगह सफ़ेद नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, दिन के बाद रात होता है तो हर जगह दिन के बाद रात ही होगा। चलिए अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं साइंस के फीचर्स को आर्ट्स वाले फीचर्स के साथ। साइंस का पहला फीचर जो था वो आपके लिए एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज था, यानी कि हम लोग लिखे थे इसी को दूसरी भाषा में सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये पॉइंट जो था थ्योरेटिकल नॉलेज वाला ही पॉइंट था, और मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 1 जो था वो भी एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज था। इट मीन्स साइंस का पहला फीचर मैनेजमेंट का पहला फीचर से मैच करता है। साइंस का पहला फीचर मैनेजमेंट का पहला फीचर के साथ मैच करता है। अब चलते हैं साइंस का दूसरा फीचर। साइंस का दूसरा फीचर था बेस्ड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करना। अब चला जाए तो मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 2 पर्सनल एप्लीकेशन, इसके साथ तो मैच नहीं करता है, लेकिन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के साथ मैच करता है। इट मीन्स साइंस में जो था बार बार एक्सपेरिमेंट होता था, बार बार कोशिश किया जाता था, ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट में भी बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। इट मीन्स साइंस का फीचर नंबर 2 मैनेजमेंट का फीचर नंबर 3 के साथ मैच करता है। साइंस का फीचर नंबर 2 मैनेजमेंट का फीचर नंबर 3 के साथ मैच करता है। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की तरफ। साइंस का पॉइंट नंबर 3 जो था यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो कि मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स साइंस में जो हम लोग देखे हैं वो हुआ कि सभी जगह नियम सेम होंगे, एक ऊपर की ओर कुछ फेंका जाए तो नीचे की ओर ही गिरेगा, ऐसा कोई सिद्धांत मैनेजमेंट में नहीं है।
यानी कि इन फ्यूचर अगर हो उसकी बात अलग है, करेंट समय में ऐसा फ्यूचर नहीं है। इसमें हम लोग कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 के साथ मैच किया, साइंस का पॉइंट नंबर 2 मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 3 के साथ मैच किया, साइंस का पॉइंट नंबर 3 मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर कोई के साथ मैच नहीं किया। इट मीन्स साइंस का 2 पॉइंट मैनेजमेंट के साथ मैच किया, तीसरा पॉइंट नहीं मैच किया, पूरा नहीं मैच किया, यानी कि मैनेजमेंट को हम साइंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ ठहरिए, साइंस का अधिकांश फीचर मैनेजमेंट का अधिकांश फीचर के साथ मैच करता है, इसीलिए हम लोग प्योर मैनेजमेंट को इसको नहीं प्योर साइंस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्शियली साइंस जरूर कर सकते हैं, अर्ध विज्ञान जरूर कर सकते हैं। आधा खासियत जो है साइंस के खासियत के साथ मैच करता है, इसीलिए अर्ध विज्ञान कर सकते हैं। प्रबंध अर्ध विज्ञान है, पूर्ण विज्ञान नहीं है, अर्ध विज्ञान है। अब हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन के रूप में जाना जा सकता है? तो इसके लिए हम लोगों को प्रोफेशन के बारे में जानना पड़ेगा। पहले प्रोफेशन क्या होता है, यानी कि वैसा व्यक्ति जो वेल एजुकेटेड हो, वैसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस हो, वैसा व्यक्ति जो काफ़ी पढ़े लिखे हो और कोई काम को करता है अपने जीविकोपार्जन करने के लिए, यानी कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए अगर आप कोई व्यक्ति काम करता है तो हम यह कह सकते हैं कि वह प्रोफेशन है, उसका प्रोफेशनल है। जैसे कि डॉक्टर करने के लिए आपको MBBS करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक लॉयर बनने के लिए आपको LLB करना ही पड़ेगा, एक टीचर BEdC करना ही पड़ेगा। तो ये हम सभी के लिए एक डिग्री का होना जरूरी है। इट मीन्स प्रोफेशन में एक डिग्री का होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। प्रोफेशन का मतलब यह होता है कोई वैसा व्यक्ति जो डिग्री होल्डर हो, जिसके पास नॉलेज हो और वह काम करता है ताकि जीविकोपार्जन अपने आप को कर सके, वैसे लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेशन। कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं प्रोफेशन का फीचर्स देखते हैं। ठीक उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग आर्ट्स और साइंस के साथ किए थे। फीचर्स, प्रोफेशन का फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच करेंगे। अगर मैच करेगा तो हम यह कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है, उस मैनेजमेंट जो है वह एक प्रकार का प्रोफेशन है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला फीचर नंबर 1 कहता है कि प्रोफेशन का फीचर नंबर 1, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, हिंदी में बात किया जाए तो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। समझे? ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं हिंदी में इसको कि सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं जिसे शिक्षा से अर्जित किया जा सकता है। इट मीन्स वेल, अच्छी तरह से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना हम लोग तभी सीख सकते हैं जब हम लोगों के पास एजुकेशन हो। कहता है कि प्रोफेशन करने के लिए आपके पास वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट मीन्स एक देखिए लॉयर का बोलने का तरीका उसको ज्ञान से ही मिला, एक डॉक्टर बोलने का तरीका उसको ज्ञान से ही मिला, एक टीचर को बोलने का तरीका उसके ज्ञान से ही मिला। यानी कि किस तरह से बोलना है वो उसको ज्ञान से ही मिलता है। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो ज्ञान का एक समूह है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग प्रोफेशन का फीचर नंबर 2 देखेंगे। कहता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि अवरोधित प्रवेश।
The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear specified examination conducted by Institute of Chartered Accountant of India. यानी कि हिंदी में अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होती है। उदाहरण के लिए भारत में यदि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित किए जाने वाली एक विशेष परीक्षा को पास करना ही होगा, है ना। यानी कि हर कोई सीए नहीं बन सकता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता है। यानी कि कहीं न कहीं प्रतिबंध लगा हुआ है, कुछ न कुछ रुकावटें होती है। अगर उस रुकावटें को आप पार कर लेते हैं, चुनिंदा व्यक्ति ही पार कर पाते हैं, जिसके पास नॉलेज होगा वो ही पार कर सकते हैं। जैसे कि हो सकता है एग्जामिनेशन के थ्रू कोई पास करना होता है, कोई दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए। चलो रे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 की ओर चलो। फीचर नंबर 3, प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि पेशागत परिषद। कहता है कि ऑल प्रोफेशंस आर अफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulate entry, grant certificate of practice and formulate and enforces a code of conduct. To be able to practice in India, lawyers have to become a member of bar council which regulate and control their activities. यानी कि पेशागत परिषद, सभी पेशे किसी न किसी परिषद द्वारा जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं, आधार संहिता तैयार करते हैं तथा उसको लागू करते हैं। भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल के सदस्य बनना होता है, जो उनके कार्यों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मतलब कि अगर आपको कुछ ना कुछ प्रोफेशन करना है तो कहीं ना कहीं आपको मेंबरशिप बनना पड़ेगा, मेंबरशिप लेना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देखें, अगर आपको लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो अब आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ही पड़ेगा। पहले हम लोग क्या देखें, एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद बार काउंसिल ऑफ मेंबर का सदस्य बनना ही पड़ेगा, तभी आप एक लॉयर बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, फीचर नंबर 4, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कहता है कि ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय ए कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। All doctors, for example, take the oath of ethical practice at the time of their enter the profession. हिंदी में चला जाए तो नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे आचार संहिता से बंधे हैं जो उनके सदस्यों के व्यवहार को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते हैं तो वह अपने कार्य नैतिकता की शपथ लेते हैं। इट मीन्स अगर आपको कोई काम करना है तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट में आना ही होगा। प्राइम मिनिस्टर जब भी बनते हैं या कोई भी नेता चुने जाते हैं तो वो शपथ लेते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। यानी कि प्रोफेशन में आने से पहले आपको कोड ऑफ कंडक्ट करना ही पड़ेगा, आपको आचार संहिता से बंधना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फीचर नंबर 5, सर्विस मोटिव। यानी कि द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। द टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट गेट जस्टिफाइड। ठीक उसी तरह से हिंदी में सेवा का उद्देश्य। पेशे का मूल उद्देश्य निष्ठा एवं प्रतिबद्धता है तथा अपने ग्राहकों को
हितों की साधना है। एक वकील यह सुनिश्चित करता है कि उसके मुवक्किल को न्याय मिले। यानी कि अगर बात किया जाए तो प्रोफेशन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। एक लॉयर का काम होता है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, एक डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट को ट्रीट करना ताकि वह बीमारी से ठीक हो सके। एक टीचर्स का काम होता है अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देना, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ न होना, समस्या डाउट न होना। हर एक का प्रोफेशन का एक लक्ष्य होता है, एक सर्विस होता है, वो प्रोवाइड करना होता है। यह जो है वह प्रोफेशन का पॉइंट नंबर 5 के अंदर आता है। चलिए अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मैनेजमेंट का फीचर को प्रोफेशन के फीचर के साथ रखते हैं। तो देखते हैं मैनेजमेंट का पहला फीचर था एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो कि प्रोफेशन में ऐसा कहीं नहीं है। यहाँ पर एक जगह आपको मिला भी है नॉलेज से रिलेटेड वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, लेकिन इसके साथ यह मैच नहीं करता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पर्सनल एप्लीकेशन। इसमें तो पर्सनल एप्लीकेशन होता ही नहीं है प्रोफेशन में, यह भी मैच नहीं करता है। और मैनेजमेंट का लास्ट पॉइंट था बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो कि प्रोफेशन में वो कहीं भी नहीं है। इट मीन्स प्रोफेशन की तरफ से अगर चला जाए तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट में नहीं है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में नहीं है, सर्विस मोटिव मैनेजमेंट में नहीं है। यानी कि कोई भी वैसा बिंदु मैनेजमेंट में नहीं मैच करते हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। याद रहे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन का 5 फीचर्स थे और मैनेजमेंट का 3 फीचर्स थे, एक भी फीचर्स नहीं मैच करते हैं। इसीलिए आई रिपीट, मैनेजमेंट जो है वह प्रोफेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अभी भी किसी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर दें, और या तो फिर आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगला वीडियो कुछ समय के बाद बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा और लेंदी हो जाता है। इसलिए तब तक हम आप सभी से उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को समझ गए हो, समझ में आया हो, तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। आप अपने दोस्तों में जितना से जितना ज़्यादा शेयर करिए उतना ही हमारे लिए लाभ होगा। हम उतना ही कोशिश करेंगे कि हमें आप लोगों से उतना प्यार मिल पा रहा है। धन्यवाद।